हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आप सभी का केमिस्ट्री ज़ीरो टू हीरो चैनल में बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नेक्स्ट लेक्चर को। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक इम्पॉर्टेंट थ्योरी पढ़ी थी, है ना। कौन सी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। उसी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को हम आगे बढ़ाते हुए इसके नेक्स्ट पॉइंट को हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर के। और वो पॉइंट हमारा कौन सा है? तो वो पॉइंट आप नोट करें मेरे साथ। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मतलब जो कोऑर्डिनेशन जो कंपाउंड होते हैं उनके अंदर जो कलर जो क्रिएट होता है या जो कलरफुल होते हैं ना। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कलर जो क्रिएट हो रहा है वो कलर कैसे क्रिएट हो रहा है, क्यों क्रिएट हो रहा है, उसके बारे में हमें इस टॉपिक के अंदर समझना है। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कलर जो क्रिएट होता है उस कलर को हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, है ना। कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ओके, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड जो थ्योरी है वो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर होते हैं उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर जो क्रिएट होते हैं उसके बारे में कुछ भी समझाती नहीं है, कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करती है। ओके, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी डज नॉट एक्सप्लेन, है ना। मतलब वीबीटी जो है वो हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कलर जो क्रिएट हो रहा है उसको एक्सप्लेन नहीं करती है। ओके, तो फिर ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर जो क्रिएट होते हैं उसको एक्सप्लेन कौन सी थ्योरी करती है? तो वो हमारी करती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। कौन सी थ्योरी? क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। CFT है वो हमारी क्या करती है? ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर होते हैं उसको क्या करती है? एक्सप्लेन करती है। ओके, अब कैसे करती है उसको हमें डिटेल से समझना है। ओके, तो सबसे पहले मेरे साथ नोट करें आप। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तो DD ट्रांजिशन। कौन सा ट्रांजिशन? DD ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर जो क्रिएट हो रहे हैं वो किसकी वजह से क्रिएट हो रहे हैं? DD ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का D से D के अंदर, है ना। DD ट्रांजिशन मतलब ये DD ट्रांजिशन कहाँ से आया? तो जो हमारी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर जो D ऑर्बिटल की क्या हुई थी? स्प्लिटिंग। D ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से जो दो अलग अलग एनर्जी लेवल के जो D ऑर्बिटल हमें प्राप्त हुए थे वहाँ D से D के अंदर, है ना, D से D के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? ट्रांजिशन होता है। उस ट्रांजिशन होने की वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्रिएट होते हैं? कलर क्रिएट होते हैं। कैसे क्रिएट होते हैं उसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो एग्जाम्पल आप मेरे साथ में नोट करें। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर TiH2O6, है ना, और 3+, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। उस कॉम्प्लेक्स का जो कलर होता है वो हमारा कैसा कलर होता है? वॉयलेट कलर होता है ना। कौन सा कलर होता है? वॉयलेट। ओके, तो ये इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये वॉयलेट कलर कैसे क्रिएट होता है वो CFT हमें एक्सप्लेन कर रही है। कैसे एक्सप्लेन करती है उसको हम समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो TiH2O6 3+ के अंदर जो Ti जो है हमारा जो टाइटेनियम जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसकी ऑक्सीडेशन नंबर इसका कितना है? 3+ है। 3+ है तो इसके अंदर जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा हमारा 3D1 और 4s0। और यहाँ पर तो उसके आगे कौन सा है? Ar। मतलब इसके D ऑर्बिटल के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो जब इस Ti3+ के साथ में H2O लिगेंड इसके साथ में जैसे ही जुड़ने के लिए आते हैं तो इसके अंदर ये जो D ऑर्बिटल होते हैं उसकी क्या होती है? स्प्लिटिंग होती है। और स्प्लिटिंग होने की वजह से ये हमारा किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है? तो यहाँ पर 6H2O जुड़े हैं। मतलब ये हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर
ये जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो किस प्रकार से होती है वो हमने पढ़ ली है। किस प्रकार से होती है, तो उसके अंदर जो 3d ऑर्बिटल होते हैं ना, dxy, dyz और dzx, उसकी एनर्जी तो लो हो जाती है, और dx² - y² और dz² दोनों ऑर्बिटल की एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। कैसे होती है उसको अपन एक फिगर के माध्यम से समझते हैं ना। आप भी मेरे साथ में फिगर बनाएं कि जैसे हमारी जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है ना, इस वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर, जो हमारा कौन सा कॉम्प्लेक्स है, ऑक्टाहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर जो d ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है उसके अंदर क्या होता है, तो 3 ऑर्बिटल जो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, और 2 ऑर्बिटल जो होते हैं जिनकी एनर्जी क्या हो जाती है, हाई हो जाती है। ये जो 3 ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी लो होती है उसको हम कहते हैं T2g, और ये जो 2 ऑर्बिटल उनको हम कहते हैं Eg। ओके, तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन कितने हैं d ऑर्बिटल के अंदर, 1 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये d ऑर्बिटल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन हमारा यहाँ पर है। ओके, तो ये हमारी इस Ti3+ की कौन सी स्टेट के अंदर है, ये ग्राउंड स्टेट के अंदर है। कौन सी स्टेट के अंदर है, ये ग्राउंड स्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर अभी गया नहीं है, तो उस स्टेट को हम कौन सी स्टेट कहेंगे, ग्राउंड स्टेट। ओके, अब यहाँ पर आगे क्या होता है कि ये जो यहाँ पर T2g ऑर्बिटल के अंदर ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो लाइट की किसी विजिबल रेंज के किसी भी फोटोन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। क्या करता है, एब्जॉर्ब। ओके, और एब्जॉर्ब करने के बाद जब वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन हमारा इस T2g ऑर्बिटल से कहाँ चला जाएगा, Eg ऑर्बिटल के अंदर चला जाएगा, है ना। तो उसका मैं यहाँ पर डायग्राम यहाँ बना रहा हूँ, ध्यान से देखना कि ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन जो था उसने लाइट के फोटोन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया, और ये T2g से अब हमारा वो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है, Eg के अंदर चला जाता है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाता है, और ये T2g ऑर्बिटल जो है वो यहाँ पर क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। ओके, तो ये यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ से इधर चला गया है ना, T2g से Eg के अंदर चला गया। तो यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा T2g से कहाँ चला गया, Eg के अंदर। कैसे चला गया, तो इसने लाइट के फोटोन को क्या किया, एब्जॉर्ब किया। तो ये जो T2g से जब इलेक्ट्रॉन Eg के अंदर चला गया तो ये हमारा जो एटम जो है Ti जो है वो कौन सी स्टेट के अंदर आ जाता है, एक्साइटेड स्टेट के अंदर आ जाता है। ओके, एक्साइटेड स्टेट, क्लियर। तो अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांजिशन हुआ है ना, वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कहाँ से हुआ, ये भी हमारे d ऑर्बिटल है और ये भी हमारे d ऑर्बिटल है ना। मतलब d से d के अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है ना। तो यहाँ पर ये स्पष्ट यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, ये कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्बिनेशन कंपाउंड, मतलब कॉम्बिनेशन कंपाउंड के अंदर जो कलर को जो एक्सप्लेन करती है, कैसे एक्सप्लेन करती है, तो टू डी ट्रांजिशन है ना, d से d के अंदर ट्रांजिशन होता है, किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन का d से d के अंदर ट्रांजिशन होने की वजह से इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, कलर क्रिएट होते हैं या फिर वो कलरफुल होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ये जो लाइट को जो एब्जॉर्ब किया है ना, कौन सी लाइट के रीजन को इसने एब्जॉर्ब किया, तो यहाँ पर इसने एब्जॉर्ब किया ब्लू ग्रीन रीजन है ना। जो विजिबल लाइट का जो ब्लू ग्रीन जो रीजन है उसके फोटोन को क्या किया, इसने एब्जॉर्ब किया। तो क्या उसका कलर सेम यही दिखाई देगा, नहीं। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, जिस लाइट के रीजन को वो एब्जॉर्ब करता है उसका कम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है वो हमें दिखाई देता है ना, ये वाला कलर हमें दिखाई नहीं देता है। ओके, तो इसका जो कम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है, कौन सा कलर, कम्प्लीमेंट्री कलर। ओके, तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर हमारा कौन सा है, तो ब्लू ग्रीन रीजन का जो कम्प्लीमेंट्री जो कलर होता है वो हमारा होता है वॉयलेट, है ना। कौन सा कलर होता है, वॉयलेट कलर। तो इस प्रकार यहाँ पे इस TiS2O6 3+ का जो कलर होता है वो हमें कैसा दिखाई देता है, वॉयलेट दिखाई देता है। तो ये वॉयलेट कलर कैसे क्रिएट हुआ, उसके अंदर डी ट्रांजिशन कैसे हुआ, उसको आपने एक फिगर के माध्यम से समझा है ना, जो आपको ध्यान में रखना है।
तो यहाँ पर एक बात ये क्लियर होती है कि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हमारी ये कहती है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर ये जो कलर क्रिएट हो रहे हैं वो डी से डी के अंदर है ना, डी डी ट्रांजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का डी से डी के अंदर ट्रांजिशन होने की वजह से यहाँ पर कलर उत्पन्न होते हैं ना, या फिर कलर क्रिएट होते हैं। ओके, तो ये जो फिगर बनाया वो फिगर हमारा कौन सा है, तो इस फिगर का नेम आप नोट कर दें। तो ये फिगर हमारा हो जाएगा डी डी ट्रांजिशन, है ना, डी डी ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, डी डी ट्रांजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, है ना, जिसकी वजह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्रिएट होते हैं, कलर क्रिएट होते हैं। ओके, अब आगे इसी पॉइंट को हम आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नोट करें, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आल्सो चेंज, है ना। तो कब चेंज हो सकता है, तो व्हेन द नंबर ऑफ लिगेंड, है ना, द नंबर ऑफ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स चेंजेस, है ना, मतलब द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स आल्सो चेंज, है ना, कॉम्प्लेक्स का कलर हमारा चेंज हो सकता है। कब, व्हेन द नंबर ऑफ लिगेंड इन द कॉम्प्लेक्स चेंजेस, है ना, मतलब जब कॉम्प्लेक्स के अंदर नंबर ऑफ लिगेंड यदि चेंज होते हैं तो उस कॉम्प्लेक्स के जो कलर होते हैं वो भी क्या होता है, चेंज हो जाते हैं। कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा अपन उसको समझते हैं। एक एग्जाम्पल नोट करें मेरे साथ, जैसे एक एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ यहाँ पर NiH2O6, है ना, 2+, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स है। इस कॉम्प्लेक्स का कलर हमारा कैसा होता है, तो इस कॉम्प्लेक्स का कलर हमारा होता है ग्रीन। कौन सा कलर होता है, ग्रीन। अब इसके अंदर जो लिगेंड है वो अपन चेंज करते हैं ना, तो जब नंबर ऑफ लिगेंड अपन जब चेंज करते हैं तो उसका कलर भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। कैसे, कि इसके साथ में हम जोड़ देते हैं इथाइलिन डाईएमीन। कौन सा, इथाइलिन डाईएमीन को हम इसके अंदर जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा NiH2O4 और एक जोड़ देते हैं हम En जोड़ देते हैं। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 हो जाता है। ओके, तो इसका कलर जो हमें प्राप्त होता है वो कलर हमारा प्राप्त होता है पेल ब्लू, है ना, पेल ब्लू मतलब ज़्यादा ब्लू नहीं, है ना, हल्का ब्लू। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब H2O6 थे तो उसका कलर कैसा था, ग्रीन था। एक इथाइलिन डाईएमीन आ गया तो उसका कलर क्या हो गया, पेल ब्लू हो गया। यदि 2 इथाइलिन डाईएमीन यदि जुड़ जाएं तो उसका कलर और चेंज हो जाएगा ना, जैसे 2 जुड़ जाएं तो ये हो जाएगा H2O, हमारे हो जाएंगे 2, और ये En भी कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, तो यदि 2 इथाइलिन डाईएमीन यदि जुड़ते हैं तो उसका कलर हमारा हो जाता है बिल्कुल ब्लू, है ना, ब्लू, या उसको हम कह सकते हैं ब्लू या पर्पल। ओके, इस प्रकार का कलर क्रिएट हो जाता है। और यदि मान लो 3 यदि हमारे इथाइलिन डाईएमीन यदि जुड़ जाए, है ना, कितने, 3 पूरे के पूरे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसका कलर हमारा हो जाएगा वॉयलेट कलर। कौन सा कलर हो जाएगा, वॉयलेट। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, क्या समझे आप, कि कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसे जैसे नंबर ऑफ लिगेंड चेंज होते हैं वैसे वैसे उनका कलर भी क्या होता है, चेंज हो जाता है। ओके, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करें, इट इज़ इम्पोर्टेंट, है ना, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस, है ना, in the absence of ligand, crystal field splitting does not occur, crystal field splitting does not occur। ओके, उसके बाद and hence the substance is colorless, है ना, क्या हो जाएगा, वो कलरलेस हो जाएगा। ओके, क्या लिखा है इस लाइन के अंदर, ध्यान से समझे आप। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट इन द एब्सेंस ऑफ लिगेंड, जब किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि कोई लिगेंड नहीं है, है ना, लिगेंड के एब्सेंस के अंदर यदि लिगेंड है ही नहीं तो क्या होगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर, तो उसके अंदर क्रिस्टल फील्ड की ये जो स्प्लिटिंग है वो होने वाली नहीं है। कब, जब उस कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि जो लिगेंड यदि नहीं हो तो ये जो डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग है वो हमारी होती नहीं है।
और जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है तो क्या होता है, हैंस द सब्सटेंस इज क्या होता है, वो सब्सटेंस हमारा कलरलेस हो जाता है। कैसा हो जाता है वो, कलरलेस। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं आपको, है ना। जैसे एग्जांपल मैंने यहाँ लिखा था पहले TiH2O6, है ना, और उसके साथ में मैं ले रहा हूँ Cl3। ओके, ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। यदि इस कॉम्प्लेक्स को मैं क्या करता हूँ, ऑन हीटिंग, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको गर्म कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको गर्म करता हूँ। ओके, तो जब इस कॉम्प्लेक्स को मैं यहाँ पर गर्म करूँगा तो क्या होगा, यहाँ से वाटर के जो मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएंगे, निकल जाएंगे, मतलब लिगेंड क्या हो जाएगा, लिगेंड बाहर निकल जाएगा, मतलब कोई लिगेंड रहेगा ही नहीं। जब लिगेंड नहीं रहेगा तो फिर ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, जो हमें पहले कलरफुल दिखाई दे रहा था, वो हमारा क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब उसके अंदर कोई लिगेंड रहा ही नहीं, और जब लिगेंड नहीं रहा तो उसके अंदर ये जो डी ऑर्बिटल की जो स्प्लिटिंग होती है वो हमारी होती नहीं है, और जब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग नहीं होती है तो डी ट्रांजिशन नहीं होगा, और जब डी ट्रांजिशन नहीं होगा तो इस कंपाउंड के अंदर हमें कोई कलर दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये कलरलेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कलरलेस। ओके, तो ये पॉइंट अपने को ध्यान में रखना है। उसके बाद एक पॉइंट और है जो आपको ध्यान में रखना है, नोट करें, कलर ऑफ सम जेम स्टोन, है ना। ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर भी दिया हुआ है कि कुछ जो जेम स्टोन होते हैं उनके अंदर भी क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। जेम स्टोन हमारे कलरफुल होते हैं ना। तो कलर ऑफ सम जेम स्टोन्स, है ना। अब जेम स्टोन्स के अंदर ये जो कलर क्रिएट होते हैं वो भी हमारे डी ट्रांजिशन की वजह से ही क्रिएट होते हैं, है ना। कैसे क्रिएट होते हैं, कौन कौन से जेम स्टोन के अंदर कलर क्रिएट होते हैं, किसकी वजह से होते हैं, उसको हमें समझना है। ओके, तो सबसे पहले एक एग्जांपल आप नोट करें। जैसे मैं यहाँ पर नोट कर रहा हूँ एग्जांपल, है ना। एग्जांपल हमारा है रूबी। कौन सा एग्जांपल है, रूबी। ओके, तो इस रूबी के अंदर क्या होता है, रूबी का फॉर्मूला हमारा होता है Al2O3, है ना। इस Al2O3 के अंदर क्या होता है, उसके अंदर हमारा 0.5% से लगा करके 1% तक इसके अंदर होता है Cr3+ आयन। कौन से आयन होते हैं, Cr3+ आयन इसके अंदर होते हैं। किसके अंदर, रूबी के अंदर, है ना। तो रूबी के अंदर जब Cr3+ आयन होते हैं, Cr3+ हमारा 3D सीरीज का एलिमेंट है, मतलब ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है। डी ब्लॉक एलिमेंट है मतलब उसके अंदर डी ऑर्बिटल होते हैं। डी ऑर्बिटल होने की वजह से उसके अंदर डी ऑर्बिटल की क्या होती है, स्प्लिटिंग होती है और डी ट्रांजिशन होता है। और इसी डी ट्रांजिशन की वजह से ये जो रूबी होता है वो हमारा क्या होता है, कलरफुल होता है। ओके, मतलब यहाँ पर जो ये जो जेम स्टोन जो रूबी है उसके अंदर जो कलर क्रिएट हो रहा है वो कलर भी हमारा Cr3+, है ना, मतलब डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग से क्रिएट हो रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। ओके, मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यहाँ पर इसको क्या कर रही है, एक्सप्लेन कर रही है। ओके, उसके बाद सेकंड एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ किसका, एमरेल्ड का, है ना। तो ये हमारा होता है एमरेल्ड। एमरेल्ड को हिंदी में क्या कहते हैं, एमरेल्ड को हम कहते हैं हमारा पन्ना, है ना। पन्ना को हम क्या कहते हैं, एमरेल्ड। ओके, और रूबी को हम क्या कहते हैं, माणिक्य। ओके, क्लियर। तो एमरेल्ड जो होता है उसका जो फॉर्मूला क्या होता है पहले वो नोट कर देता हूँ, है ना। Be3Al2, उसके बाद में Si हमारे कितने होते हैं, 6, और ऑक्सीजन जो होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 18। ओके, ये हमारा एमरेल्ड का एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ओके, इस मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर भी हमारे कौन से आयन होते हैं, Cr3+ आयन होते हैं। और इस Cr3+ आयन होने की वजह से, है ना, यहाँ पर भी इस एमरेल्ड के अंदर भी Cr3+ आयन होने की वजह से यहाँ पर भी डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है और डी ट्रांजिशन होता है। इसी वजह से ये क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ओके, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है ना, ये आपकी एनसीईआरटी के अंदर दी हुई है। ओके, चलिए, तो यहाँ पर ये इस प्रकार हमने पूरा डिटेल से इस टॉपिक को कवर किया। कौन से टॉपिक को कवर किया हमने, कलर इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो ये कलर जो क्रिएट होते हैं वो किस वजह से क्रिएट होते हैं और उसको कौन सी थ्योरी समझाती है, कौन सी थ्योरी समझाती है उसको, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जिसको हमने डिटेल से समझा। ओके, उसके बाद अपन नेक्स्ट पॉइंट को शुरू करते हैं। पॉइंट हमारा कौन सा है, नोट करें, लिमिटेशन, है ना। क्या पढ़ना है अपने को, लिमिटेशन। किसकी लिमिटेशंस पढ़नी है, तो लिमिटेशंस ऑफ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, है ना। किसकी लिमिटेशन, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की हमें क्या पढ़नी है, लिमिटेशन, है ना। वैसे तो ये जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो
बहुत सारी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को क्या करती है, एक्सप्लेन करती है ना, बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करती है। कौन सी थ्योरी, CFT। लेकिन उसकी कुछ क्या है, लिमिटेशंस भी हैं। कौन कौन सी लिमिटेशंस है उसको मैं यहाँ नोट कर रहा हूँ, एक एक को अपन क्लियर करेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप पॉइंट डालें, फर्स्ट लिमिटेशन नोट करें मेरे साथ। फर्स्ट, CFT ट्रीट्स मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है ना, मेटल लिगेंड बॉन्ड, एज 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक, है ना। मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या कह रही है, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रोस्टैटिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ये कहती है कि CFT ट्रीट्स मेटल लिगेंड बॉन्ड एज 100% इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इसको हम कौन सा बॉन्ड कह सकते हैं, आयोनिक बॉन्ड, है ना। कौन सा बॉन्ड, आयोनिक। मतलब CFT ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो हमारा 100% क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब आयोनिक बॉन्ड है। ओके, ये हमारी कौन सी थ्योरी कह रही है, CFT। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बट इग्नोरिंग, है ना, ये हमारी इग्नोर करती है, किसको इग्नोर करती है, तो बट इग्नोरिंग द पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर, है ना। जो मेटल लिगेंड के बीच में कौन सा कैरेक्टर होता है, कोवलेंट, है ना। कोवलेंट कैरेक्टर जो होता है ना, कोवलेंट कैरेक्टर। ओके, मतलब मेटल लिगेंड का जो बॉन्ड होता है वो 100% आयोनिक नहीं होता है, लेकिन CFT कहते हैं 100% आयोनिक होता है। उसके अंदर पार्शियल कोवलेंट कैरेक्टर भी होता है ना। ओके, तो ये CFT का क्या हो गया, फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड लिमिटेशन आप नोट करें, सेकेंड, दिस थ्योरी अनेबल, है ना, दिस थ्योरी अनेबल टू एक्सप्लेन, है ना, अनेबल टू एक्सप्लेन, किसको एक्सप्लेन नहीं करती है, तो अनेबल टू एक्सप्लेन पाई बैक बॉन्डिंग, है ना, पाई बैक बॉन्डिंग। अब ये पाई बैक बॉन्डिंग क्या होती है, तो हमारे जो मेटल के साथ में जो कार्बोनाइल लिगेंड होते हैं ना, कौन से लिगेंड, कार्बोनाइल लिगेंड या और कोई भी लिगेंड हो सकते हैं, तो वो लिगेंड क्या करते हैं, मेटल के साथ में पाई बॉन्ड की क्या करते हैं, बैक बॉन्डिंग करते हैं। कैसे करते हैं अपन उसको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर समझने वाले हैं ना। तो ये पाई बैक बॉन्डिंग जो बनती है उसको ये CFT है वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। ओके, तो ये होगी उसकी सेकंड लिमिटेशन। थर्ड लिमिटेशन आप नोट करें, दिस थ्योरी फेल्स, है ना, कहाँ पे फेल हो रही है, दिस थ्योरी फेल्स टू थियोरेटिकली, है ना, थियोरेटिकली एक्सप्लेन द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी है ना, पढ़ी है ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, जो लिगेंड की जो हमारी स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड है, वो जो लिगेंड होते हैं उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर के हमने एक सीरीज़ बनाई थी ना, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर की सीरीज़ को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो यहाँ पर ये जो क्रिस्टल फील्ड जो थ्योरी है ना, इस थ्योरी के अंदर ये जो स्पेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज़ है उसको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन, है ना, थ्योरेटिकली इसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कौन सी थ्योरी, CFT, किसको, इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का जो लिगेंड के जो ऑर्डर हैं उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाती है ना, थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। कौन, CFT। क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट लिमिटेशन को आप नोट करें, दिस थ्योरी कंसिडर्स द सेंट्रल मेटल d orbital but ignoring the participation, है ना, participation of S and P orbitals, ओके। क्या मतलब है इसका, दिस थ्योरी कंसिडर द सेंट्रल मेटल d ऑर्बिटल। ये जो CFT है वो ओनली कंसिडर करती है कौन से ऑर्बिटल को, तो जो सेंट्रल मेटल है उसके d ऑर्बिटल को ही कंसिडर करती है ये हमारी, बट इग्नोरिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ S और P ऑर्बिटल। जो S और P ऑर्बिटल का जो पार्टिसिपेशन होता है उसको ये थ्योरी क्या करती है, इग्नोर कर रही है, उसके बारे में उन्होंने कहीं उसको एक्सप्लेन नहीं किया है।
तो ये CFT का क्या हो गया, लिमिटेशन। ओके, तो ये 4 लिमिटेशन जो मैंने नोट किए, जो आपको ध्यान में रखना है। लिमिटेशन से रिलेटेड किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, तो अब आगे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, हेडिंग डालो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, है ना, मेटल कार्बोनाइल्स, है ना, मेटल कार्बोनाइल के बीच में बॉन्डिंग हमारे किस प्रकार से होती है, उसको इस टॉपिक के अंदर अपने को समझना है। ओके, तो हमारा जो एक तो क्या होता है, किस किस के बीच में बॉन्डिंग हो रही है, एक तो हमारा मेटल है। ओके, मेटल, और मेटल के साथ में हमारा लिगेंड कौन है, कार्बोनाइल मतलब CO, है ना। तो कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो मेटल के साथ में क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है। तो मेटल और कार्बोनाइल दोनों के बीच में हमारी जो बॉन्डिंग है ना, वो बॉन्डिंग हमारी किस प्रकार से बनती है, उसको हमें इस टॉपिक के अंदर हमें डिटेल से समझना है। ओके, तो शुरू करने से पहले हमारे जो कार्बोनिल लिगेंड वाले कौन कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है ना, उसके एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। उसके बाद में दोनों के बीच की बॉन्डिंग किस प्रकार से होती है उसको समझेंगे। ओके, तो कार्बोनाइल लिगेंड वाले जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं उनके एग्जाम्पल मैं नोट कर रहा हूँ, ध्यान से देखें। फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रहा हूँ, एक तो निकल है मेटल के रूप में, और उसके साथ में जो कार्बोनिल है वो हमारे कितने हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो इसका नाम हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकल। ओके, जिसमें निकल की ऑक्सीडेशन नंबर हमारी क्या होती है, 0। जितने भी हमारे कार्बोनिल जो लिगेंड वाले जो हमारे कॉम्प्लेक्स होते हैं ना, कार्बोनिल लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स, जिसमें ये कार्बोनिल लिगेंड है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर जो भी मेटल आयन होते हैं उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, 0 होती है ना। जैसे यहाँ पर भी इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, 0 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखना। यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है ना, इसका स्ट्रक्चर हमारा कैसा होता है, तो इसके अंदर जो निकल जो होता है, जो 4 CO लिगेंड के द्वारा घिरा रहता है ना, तो वो 4 CO लिगेंड हमारे किस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो उसका शेप जो आपको दिख रहा है ना, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये आपका कौन सा शेप है, ध्यान से देखो, जिसमें 4 कार्बोनिल है वो इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। ये हमारा कौन सा शेप है, तो ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, ये है हमारा टेट्राहेड्रल। मतलब इस कॉम्प्लेक्स का जो शेप होता है वो हमारा कैसा होता है, टेट्राहेड्रल शेप होता है ना। तो जब टेट्राहेड्रल शेप होता है, इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा क्या होता है, sp3। ओके, तो ये तो हो गया हमारे कार्बोनिल लिगेंड वाला एक कॉम्प्लेक्स, है ना। दूसरा कॉम्प्लेक्स मैं आपके सामने ले रहा हूँ। दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स ले रहा हूँ मैं FeCO5, है ना, जिसमें हमारे 5 कौन है, कार्बोनिल लिगेंड। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर हमारा किस प्रकार से बनेगा, जिसमें हमारे 5 कार्बोनाइल लिगेंड है ना। तो यहाँ पर Fe है वो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में रहेगा, और इसमें 3 कार्बोनिल तो हमारे प्लेन में रहेंगे, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर के रूप में, और एक कार्बोनिल हमारा ऊपर रहेगा और दूसरा कार्बोनिल हमारा नीचे रहेगा, है ना। तो ये हमारे 5 कार्बोनिल, तो ये 5 कार्बोनिल जो हमारे Fe के द्वारा क्या रहते हैं, चारों ओर से घिरे रहते हैं। ओके, तो ये हमारा शेप कौन सा बना, तो ये शेप आपका है कौन सा, आप सभी को पता ही है कौन सा शेप है ये हमारा है ट्राइगोनल प्लेनर। कौन सा शेप है ये, ट्राइगोनल प्लेनर, है ना, ट्राइगोनल प्लेनर जो हमारा FeCO5 का स्ट्रक्चर होता है। तो इसके अंदर जो हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो हमारा कौन सा होता है, ये इसके अंदर हाइब्रिडाइजेशन होता है हमारा DsP3। ओके, अब उसके बाद एक दो एग्जांपल और है ना, सभी एग्जांपल मैं आपके सामने नोट कर देता हूँ, उनके स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान में रखना है ना। जैसे हमारा है Cr। ओके, Cr के साथ में कार्बोनिल लिगेंड हमारे 6 जुड़े हुए हैं। ओके, तो ये हमारा CrCO6 का स्ट्रक्चर हमें बनाना है। जब 6 कार्बोनिल लिगेंड हो तो वो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा ऑक्टाहेड्रल, है ना। ऑक्टाहेड्रल किस प्रकार से बनेगा आप सभी को पता ही है ना। 4 तो हमारे प्लेन में है, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये जो शेप हमारा बनता है वो हमारा कौन सा बनता है, ऑक्टाहेड्रल। ओके, तो इसका जो शेप का नाम हो जाएगा हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप। क्लियर, और यहाँ पर हाइब्रिडेशन हो जाएगा इसका D2sp3। ओके, ये सब आपको पता ही है, लेकिन यहाँ पर ये मैंने यहाँ पर डबल अपन क्यों बना रहे हैं,
तो यहाँ पर ये हमारे कौन से लिगेंड है, कार्बोनिल लिगेंड के साथ में मेटल जुड़े हुए हैं ना, ये तो हमारे कार्बोनिल मेटल कार्बोनिल कंपाउंड है। ओके, इसलिए यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर हम दोबारा बना रहे हैं। ओके, उसके बाद में जैसे हमारा एक एग्जांपल है Mn2CO10 है ना, CO10। ओके, मतलब 2 Mn है जिसके साथ में 10 कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं। तो उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है ध्यान से देखना, जिसमें 2 तो हमारे Mn हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं, दोनों Mn आपस में मेटल है वो जुड़े हुए हैं ना, और उसके साथ में एक Mn के साथ में 5 हमारे कार्बोनाइल जो लिगेंड है वो जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं ध्यान से देखना, तो एक तो हमें बनाएंगे एक तो हम बनाएंगे ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट में, यस ओके कोई दिक्कत नहीं है ये, और उसके बाद में दूसरा हम बनाएंगे इस वाले शेप में। ओके, ध्यान से देखो ये तो ये तो हमारे हो गए 4 कार्बोनिल। ओके, और उसके साथ में एक यहाँ सीध में बनाना है इस तरीके से, तो ये हमारा हो गया कार्बोनिल, ये CO 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 है ना। टोटल हमारे CO कितने हो गए 10 CO, देख लो ध्यान से 10 CO है या नहीं। ओके, तो ये हो गया हमारा किसका स्ट्रक्चर, Mn2CO10 का स्ट्रक्चर। ओके, उसी प्रकार जैसे हमारे 2 Cr जुड़े हुए हैं ना, Cr2, और उसके साथ में जो कार्बोनाइल जुड़े हुए होते हैं वो हमारे होते हैं 8। ओके, Cr2CO8, इसका स्ट्रक्चर हमारा किस प्रकार से होता है, तो जिसके अंदर दोनों Cr हमारे आपस में जुड़े हुए हैं, ये दोनों Cr हमारे आपस में जुड़े रहते हैं, और उसके अंदर 2 कार्बोनाइल जो हैं वो हमारे ब्रिज के रूप में होते हैं, ये दोनों मेटल के साथ में ब्रिज के रूप, ये मतलब ब्रिज जैसा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, उस प्रकार से जुड़े रहते हैं। तो यहाँ पर भी एक कार्बोनिल ये रहा एक्स्ट्रा। ओके, 2 तो कार्बोनिल हमारे इस प्रकार से जुड़े रहते हैं। अब बचे कितने 6 है ना, 8 हैं, 8 में 2 तो ये हो गए, 6 बचे, तो वो 6 हमारे इस प्रकार से जुड़े रहेंगे ना, ध्यान से देख लो आप। ओके, तो ये हमारे टोटल कितने कार्बोनिल हो गए 8 कार्बोनिल, जो Cr2CO8 का जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं। ओके, तो इस प्रकार ये सारे एग्जाम्पल हमने कौन से देखे, मेटल के साथ में कौन से लिगेंड है, कार्बोनाइल लिगेंड है ना। तो इन सभी के अंदर जो हमारा सेंट्रल मेटल जो एटम है उन सभी की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है 0 होती है, और ये कार्बोनाइल जो लिगेंड जो मेटल के साथ में जोड़ करके अलग अलग टाइप के क्या बनाते हैं, स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, अब यहाँ पर आगे हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये जो मेटल है ना और कार्बोनिल दोनों के बीच में जो ये बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है ना, बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल, वो किस प्रकार से हो रहा है उसको हमें क्लियर करना है ना। तो मेटल और कार्बोनिल के बीच में एक बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग हमारी होती है सिनर्जिक बॉन्डिंग। कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है, सिनर्जिक बॉन्डिंग। अब ये सिनर्जिक बॉन्डिंग क्या होती है उसको हमें क्लियर करना है कि सिनर्जिक बॉन्डिंग मेटल और कार्बोनिल के बीच में किस प्रकार से बनती है ना, किस प्रकार से इसका फॉर्मेशन होता है उसको हमें समझना है ना, और वही इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो उसके लिए पहले यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ। शुरू करते हैं अपन कि मेटल और कार्बोनाइल दोनों के बीच में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है वो किस प्रकार से हो रहा है ना, वो कैसे होता है उसको अपन एक्सप्लेन करते हैं। ओके, मैं यहाँ पर फिगर बना रहा हूँ, ध्यान से देखना और आप भी मेरे साथ इसको बनाते जाना है ना। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले हमारा कौन है, मेटल। ओके, ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है और ये हमारा कार्बोनाइल लिगेंड है। ओके, कार्बोनाइल CO, क्लियर। अब इस कार्बोनाइल लिगेंड के अंदर ये जो ऑर्बिटल जो होते हैं उसके अंदर ये क्या है, लोन पेयर है। क्या है, लोन पेयर। और ये जो मेटल होते हैं उसके पास में जो ऑर्बिटल होते हैं वो हमारे किस प्रकार के ऑर्बिटल हैं, वैकेंट ऑर्बिटल है ना, मतलब यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन पहले से उपस्थित नहीं है ना, पहले से कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है ना, वैकेंट ऑर्बिटल है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड हमारा कैसे बनता है कि लिगेंड के जो लोन पेयर होते हैं वो हमारे सेंट्रल मेटल एटम के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर वो इलेक्ट्रॉन के पेयर क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो बना वो हमारा कौन सा बॉन्ड के रूप में होता है, वो हमारा सिग्मा बॉन्ड के रूप में होता है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, लिगेंड के पास में जो लोन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन थे वो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं उसके अंदर क्या किए जाते हैं, डोनेट किए जाते हैं। और कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ओके,
ये क्लियर हो गया। उसके बाद आगे समझते हैं ना। फिर उसके बाद क्या होता है, ये तो हो गया हमारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन, एक सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब उसके बाद आगे क्या हो रहा है उसको समझना है ना। उसके बाद आगे ये हो रहा है कि अब यहाँ पर मेटल के पास में जो डी ऑर्बिटल होते हैं ना, मेटल के पास में दूसरे जो डी ऑर्बिटल होते हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर पहले से प्रेजेंट है, मतलब फील्ड डी ऑर्बिटल है, मेटल के ऐसे डी ऑर्बिटल जो पहले से भरे हुए हैं, है ना। वो सारे ऑर्बिटल खाली नहीं होते हैं, कुछ ऑर्बिटल भरे हुए भी होते हैं। तो मेटल के जो फील्ड जो डी ऑर्बिटल है ना, भरे हुए जो डी ऑर्बिटल हैं, वो डी ऑर्बिटल हमारे कार्बन के जो वैकेंट जो ऑर्बिटल है ना, यहाँ पर कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल है। किसके वैकेंट ऑर्बिटल? कार्बन के वैकेंट ऑर्बिटल। और ये ऑर्बिटल हमारे हैं पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, जो हमारे क्या है? वैकेंट है। कौन से ऑर्बिटल वैकेंट है? तो ये कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो हमारे वैकेंट होते हैं। तो ये मेटल के जो फील्ड डी ऑर्बिटल और कार्बन के जो ये पाई एंटी बॉन्डिंग वाले जो हमारे वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में ये वाले इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग यहाँ होती है। दोनों के बीच में हमारे क्या होता है? बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? तो यहाँ पर बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है? पाई बॉन्ड का। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जिसमें लिगेंड है वो मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, क्लियर। और जो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? जिसमें मेटल है वो लिगेंड को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और पाई बॉन्ड का क्या हो रहा है? फॉर्मेशन हो रहा है। मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं। तो इस प्रकार की जो बॉन्डिंग होती है वो बॉन्डिंग हमारी कौन सी बॉन्डिंग कहलाती है? सिनर्जिक बॉन्डिंग कहलाती है ना। तो इस प्रकार की बॉन्डिंग से हमारा मेटल और कार्बोनाइल लिगेंड दोनों के बीच में बॉन्डिंग की जो स्टेबिलिटी है ना, वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। इसलिए जो कार्बोनाइल लिगेंड वाले जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं ना, मोर स्टेबल होते हैं। रीज़न इसका क्या है? इसके अंदर क्या होता है? तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाला सिग्मा बॉन्ड तो बनता ही है, साथ में इसमें पाई बॉन्ड का भी क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। मतलब दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन के डोनेट करने की वजह से दोनों तरफ बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है, जिससे हमारा ये कौन सी बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये यहाँ पर अपने को ध्यान में रखना है। ओके, तो ये यहाँ पर एक दो ऑर्बिटल और बना देते हैं। जैसे यहाँ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल यहाँ पर हमारे बनाने बाकी है। ये ऑर्बिटल हमारे किसके हैं? ऑक्सीजन के। और ये भी हमारे कैसे हैं? वैकेंट है। ओके, क्लियर? इसमें कोई डाउट है? तो ये जो फिगर हमने बनाया उस फिगर का नाम अपन नोट कर देते हैं। फिगर हमारा क्या है? तो ये फिगर हमारा है एग्जाम्पल, है ना, एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग, एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग। ओके, बिटवीन किस किस के बीच में? किस किस के बीच में सिनर्जिक बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हो रहा है? एक तो कार्बोनाइल और एक मेटल, है ना। तो CO एंड M, मेटल। ओके, दोनों के बीच में क्या होता है? सिनर्जिक बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो मेटल और लिगेंड के बीच में जो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है उसको अपन नोट डाउन कर लेते हैं। तो नोट करें मेरे साथ, द मेटल कार्बन बॉन्ड, यहाँ पर एक तो मेटल है और ये यहाँ पर कौन सा एलिमेंट है हमारा? कार्बन। तो मेटल और कार्बन। ओके, जो कार्बोनाइल के अंदर कौन सा आइटम है? ये कार्बन आइटम। ओके, तो मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल possess both sigma and pi कैरेक्टर। क्या समझे? तो क्या समझे आप? मेटल कार्बन बॉन्ड है ना, मेटल और कार्बन के जो बीच में जो बॉन्ड बन रहा है किसमें? मेटल कार्बोनाइल के अंदर पोजेस बोथ सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। मतलब इस बॉन्ड के अंदर ये जो बॉन्ड बन रहा है ना, इस बॉन्ड के अंदर सिग्मा और पाई दोनों प्रकार की या दोनों टाइप के जो कैरेक्टर हैं वो हमें दिखाई देते हैं। ओके, किसके अंदर? मेटल और कार्बन के बीच में जो ये बॉन्डिंग हो रही है उसके अंदर। ओके, तो अब इसमें ये सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है और ये पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है उसको अपने को नोट करना है। फर्स्ट अपन नोट करेंगे सिग्मा बॉन्ड वाला। तो सिग्मा बॉन्ड वाला नोट करें मेरे साथ, द मेटल कार्बन
सिग्मा बॉन्ड, है ना, मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड। ओके, द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड, अब ये कैसे बनता है, अभी मैंने बताया आपको, फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ lone pair, donation of lone pair of electron on the carbonyl कार्बन है ना, कार्बोनाइल जो कार्बन है उसके ऊपर जो लॉन पेयर है, कार्बोनाइल कार्बन के जो लॉन पेयर हैं वो उसका डोनेशन होता है, कहाँ पर होता है, तो ये मेटल के जो हमारे वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर। ओके, तो डोनेशन ऑफ लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू, कहाँ पर होता है, इनटू ए वैकेंट ऑर्बिटल, किसके वैकेंट ऑर्बिटल, तो वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल, है ना, मेटल के जो वैकेंट ऑर्बिटल है उसके अंदर कार्बन के जो लॉन पेयर के जो इलेक्ट्रॉन है उसका क्या होता है, डोनेशन होता है। तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमारा सिग्मा बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये तो हो गया हमारे सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। अब उसके बाद हमें नोट करना है पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो नोट करें, द मेटल कार्बन पाई बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star, okay, orbital of कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब कार्बोनाइल कार्बन के जो वैकेंट एंटी बॉन्डिंग जो पाई स्टार ऑर्बिटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेशन होता है, उसके इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, कौन करता है, मेटल के ये फील्ड जो हमारे डी ऑर्बिटल है वो इस कार्बन मोनोऑक्साइड के जो कार्बन जो होता है उसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमारा पाई बॉन्ड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, तो ये कौन सी बॉन्डिंग हुई हमारी, मेटल कार्बोनिल के अंदर कौन सी बॉन्डिंग, सिनर्जिक बॉन्डिंग, जिसमें सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ में पाई बॉन्ड का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, जो आपको ध्यान में रखना है। ओके, यहाँ पर एक बात और ध्यान में रखनी है आपको, है ना, कि यहाँ पर मेटल के जो ऑर्बिटल हैं वो हमारे ऑर्बिटल हैं डी, है ना, डी पाई ऑर्बिटल, और ये कार्बन के ऑर्बिटल कौन से, हमारे कार्बन के कौन से ऑर्बिटल होते हैं, ये हमारे पी ऑर्बिटल होते हैं। तो डी पाई पी पाई, है ना, एक तो डी ऑर्बिटल और एक पी ऑर्बिटल, दोनों के बीच में पाई बॉन्डिंग की फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर इस जो पाई बॉन्ड जो बन रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा, डी पाई पी पाई, है ना, ये भी ध्यान में रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेटल कार्बोनिल के अंदर जो बॉन्ड का जो फॉर्मेशन हो रहा है, जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो हमारे किस किस ऑर्बिटल के बीच में बन रहा है, एक तो डी ऑर्बिटल तो मेटल के और पी ऑर्बिटल हमारे कार्बन के, डी पाई पी पाई का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। ओके, ये भी आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल का जो पॉइंट था, है ना, छोटा सा, जिसके अंदर ये बॉन्ड किस प्रकार से बनता है उसको हमें समझना था, आपको समझ में आ गया होगा। आगे अपन नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, है ना। लास्ट टॉपिक को हम जैसे ही कवर करेंगे तो हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, और वो लास्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, नोट करें मेरे साथ, हेडिंग डालें उसकी, नोट करें, इम्पोर्टेंस, है ना, किसकी इम्पोर्टेंस, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। ओके, तो एक तो पढ़नी है हमें इम्पोर्टेंस, ओके, इम्पोर्टेंस पढ़नी है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, और दूसरी हमें पढ़नी है उसके साथ में इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन, है ना, उसके क्या क्या और कहाँ कहाँ पर इसका एप्लीकेशन, मतलब कहाँ कहाँ पर इसका यूज़ होता है, किसका, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ओके, तो इम्पोर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ओके, ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको ख़त्म करने के बाद हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इसके क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या क्या एप्लीकेशन है,
इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखें, मैं एक एक नोट कर रहा हूँ और इसको आपको समझते भी जाना है ना। तो ध्यान से नोट करें। फर्स्ट एप्लीकेशन हम उसका नोट करते हैं, इट यूज इन मेनी क्वालिटेटिव ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है ना, क्वांटिटेटिव ओके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस है ना, केमिकल एनालिसिस मतलब बहुत सारे हमारे जो केमिकल एनालिसिस है ना, कौन कौन से, या तो हमारे क्वालिटेटिव हो या फिर क्वांटिटेटिव हो, बहुत सारे केमिकल एनालिसिस के अंदर हमारा क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, यूज़ होता है ओके। जितने भी हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव जो एनालिसिस करते हैं ना, जैसे हमारे जो रेडिकल होते हैं प्रैक्टिकल के अंदर, तो उसके अंदर बहुत सारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ओके। तो फर्स्ट यूज़ तो उसका ये हो गया। सेकंड यूज़ आप नोट करें, बहुत सारे हैं ना, एक एक करके जो इम्पोर्टेंट है वो अपने यहाँ पर नोट करेंगे ओके। तो सेकंड आप नोट करें, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड है ना, हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय सिंपल टाइट्रेशन है ना, बाय सिंपल टाइट्रेशन ओके। हार्डनेस ऑफ वाटर है ना, वाटर की जो हार्डनेस है ना उसका एस्टिमेटेड मतलब उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कैसे, सिंपल टाइट्रेशन के द्वारा। मतलब जो वाटर की जो हार्डनेस होती है, मतलब वाटर की हार्डनेस कैसे होती है, तो वाटर के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम जो आयंस होते हैं ना, उसकी वजह से क्या होती है, वाटर के अंदर हार्डनेस होती है। तो उस वाटर के अंदर हार्डनेस कितनी है उसका यदि हमें एस्टिमेट करना है, तो एक सिंपल टाइट्रेशन के द्वारा हम यहाँ पर जब एस्टिमेटेड करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। तो इससे हमें ये पता चल जाएगा कि उस वाटर की हार्डनेस हमारी कितनी है ओके। तो वाटर की हार्डनेस का एस्टिमेशन लगाने के लिए हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ओके। उसके बाद थर्ड हमारी एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन। किसका एक्सट्रैक्शन करना है, तो मेटल का है ना। एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल है ना, एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस ऑफ मेटल है ना। कौन से मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं, तो वो मेटल हमारे हैं लाइक कौन कौन से, एक तो हमारे हैं सिल्वर, कौन सा है, सिल्वर, और दूसरा हमारा कौन सा है, गोल्ड, सिल्वर एंड गोल्ड। इन दोनों मेटल के एक्सट्रैक्शन के प्रोसेस के अंदर हम कौन से कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर भी इनका क्या हो गया, यूज़ हो गया ओके इस प्रोसेस के अंदर ठीक है। नेक्स्ट अपन नोट करते हैं प्यूरिफिकेशन है ना, प्यूरिफिकेशन मतलब प्यूरिफिकेशन प्रोसेस के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ होता है ओके। तो प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल ओके, मेटल के प्यूरिफिकेशन के अंदर भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, यूज़ होता है। कौन से मेटल के प्यूरिफिकेशन में, तो वो मेटल हमारा है निकल। और जब निकल का जब हम प्यूरिफिकेशन करते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, वो कॉम्प्लेक्स हमारा कौन सा होता है, NiCO4 ओके। इस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है और इस मेटल का क्या होता है, प्यूरिफिकेशन हम करते हैं ओके। मतलब इस प्रोसेस के अंदर भी हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है, यूज़ होता है। उसके बाद नेक्स्ट यूज़ आप नोट करें, इट यूज्ड एज कैटालिस्ट है ना। कैटालिस्ट के अंदर भी इसका क्या होता है, कैटालिस्ट के रूप में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। मतलब कैटालिस्ट के फॉर्म में भी हमारा किसका यूज़ होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। कौन सा कैटालिस्ट, तो जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर नोट कर रहा हूँ मैं, एग्जांपल हमारा है PPH3 है ना, PPH3 RHCl, ये हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ किसके रूप में होता है, कैटालिस्ट के रूप में होता है। अब ये कैटालिस्ट के रूप में इसका यूज़ जो होता है, तो ये कैटालिस्ट हमारा कौन सा है, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है, क्या नाम है इसका, विल्किंसन है ना, विल्किंसन ओके, विल्किंसन कैटालिस्ट ओके। विल्किंसन कैटालिस्ट के रूप में हमारा जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ओके। नेक्स्ट यूज़ इसका हम नोट करते हैं, इट यूज्ड इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी है ना, ब्लैक एंड वाइट
फोटोग्राफी। ओके, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का यूज़ करते हैं। कैसे करते हैं? तो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर एक केमिकल है, वो केमिकल हमारा कौन सा है? AgBr। कौन सा केमिकल है हमारा? AgBr। ओके, तो इस AgBr का जब हम यूज़ करते हैं तो ये जो AgBr है उसके अंदर जो सिल्वर है वो एक कॉम्प्लेक्स के अंदर चेंज हो जाता है। कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर चेंज होता है? तो वो हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है AgH2O3 इस कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो AgBr है वो क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मतलब ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के अंदर भी हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है और इसका क्या होता है? यूज़ होता है। ओके, नेक्स्ट यूज़ अपन नोट करते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर। मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर भी हम जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसका क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। कहाँ पर यूज़ करते हैं? तो नोट करें, फर्स्ट यूज़ में यहाँ नोट कर रहा हूँ EDTA। जो EDTA होता है, EDTA हमारा कौन है? लिगेंड है ना, एथिलीन डाइमीन टेट्रा एसीटेटो है ना। EDTA जो लिगेंड है, EDTA इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट किसके ट्रीटमेंट में? तो इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड है ना, ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। जब लेड की यदि पॉइजनिंग हो जाती है, लेड पॉइजनिंग, ओके, तो लेड पॉइजनिंग के अंदर हम किसका यूज़ करते हैं? EDTA का, है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है, उसके लेड पॉइजनिंग के ट्रीटमेंट के अंदर हम EDTA का यूज़ करते हैं। ओके, और सेकेंड हमारे मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंदर यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, वो आपको ध्यान में रखना है। बहुत सारे हैं ना, ये तो मैंने केवल इंपॉर्टेंट ही नोट कर रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे यूज़ हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के, है ना, कि ऐसा नहीं है कि ये जो नोट कर रहा हूँ इतने ही हैं। ये तो इंपॉर्टेंट है जो बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं ना। ये एक लाइन एग्ज़ाम में पूछी गई है, सब इम्पोर्टेंट है, एक भी छोड़नी नहीं है। ओके, तो दूसरा यूज़ में यहाँ इम्पोर्टेंट है वो नोट कर रहा हूँ, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर, है ना। किसके ट्रीटमेंट में? ट्यूमर के। ट्यूमर मतलब क्या होता है? ट्यूमर्स, है ना। ट्यूमर्स मतलब जिसको अपन कह सकते हैं कैंसर। ओके, कैंसर, यस। तो ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर या जिसको हम कहते हैं कैंसर। तो ट्यूमर के ट्रीटमेंट के लिए एक कॉम्प्लेक्स जिसका हम यूज़ करते हैं वो कॉम्प्लेक्स हमारा है सीस, है ना, सिस्प्लेटिन। इसका नाम क्या है? सिस्प्लेटिन। अब ये सिस्प्लेटिन का हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? तो वो ध्यान रखें आप, सिस्प्लेटिन का फॉर्मूला हमारा होता है सिस, उसके बाद में जो कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर एक तो प्लेटिनम होता है, उसके साथ में एमिन के हमारे 2 लिगेंड होते हैं और साथ में Cl के 2 लिगेंड होते हैं ना। तो PT-NH3 और Cl2, ये हमारा कौन सा कंपाउंड? वो भी हमारा कौन सा होना चाहिए? सिस वाला होना चाहिए, ट्रांस वाला नहीं, है ना। तो ये हमारा सिस्प्लेटिन है ना, ये जिसका ये फॉर्मूला है और इसका यूज़ होता है हमारा ट्यूमर के ट्रीटमेंट के अंदर। ओके, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है ना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की जो एप्लीकेशन थी, जो इसके इम्पोर्टेंस थे ना, वो हमने नोट किए। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो ये पूरा चैप्टर है ना, जो हमारा कंप्लीट होता है। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के चैप्टर की एक पॉइंट को, है ना, एक भी पॉइंट यहाँ पर मैंने छोड़ा नहीं है ना, एक भी पॉइंट को मिस नहीं किया है। सभी जितने भी पॉइंट हैं, जितना भी आपको NCERT में दे रखा है, उसको एक करके अच्छे से मैंने यहाँ पर आपको क्लियर किया है। ओके, तो इस चैप्टर से रिलेटेड यदि आपका कोई डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब हम आगे स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर को। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू। ओके।